इतिहास क्या है? वो जो आपने पढ़ा, जिसे बाएं हाथ से लिखा गया, जिसे धर्म विशेष को ध्यान में रखकर कहा गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इतिहास क्या है जो हम सब ने पीढ़ियों से पढ़ा और सत्य माना? क्या वो सत्य है? क्या उसका कोई आधार भी है? क्या उसकी कोई प्रामाणिकता भी है? या फिर कुछ लेफ्ट सोच की वो लिखाई है जो लिखी तो काली स्याही से ही गई, लेकिन अब वो काली बन गई है जो मिटते मिट भी नहीं रही। लेकिन जब प्रामाणिकता से टकराहट होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अयोध्या की राम जन्मभूमि को ले लीजिए। सालों साल आंदोलन चला, केस किया गया, अलग अलग पक्षकारों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन जिन लेफ्ट लिबरलों को ऊंची सुनाई देती थी, जिन्हें उल्टी लिखाई ज्यादा पसंद थी, वो भूल गए कि 21वीं सदी में जब तकनीक का विकास होगा, जब हमारे और आपके हाथों के अंगूठे की सर्च से जमीन के नीचे दबा इतिहास भी जीवंत हो चलेगा, तो फिर इनकी पोल तो खुल ही जाएगी। और ऐसा हुआ भी राम जन्मभूमि के साथ। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से जानिए कैसे कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार अपना पक्ष तकनीक की वजह से हर दिन बदल रहे थे। लेकिन ये वो धर्म नहीं था जो झूठ के आगे दबा रह जाता, जो किसी नामे में लिखित होने के बाद उसकी दुहाई दी जाती। तभी तो सच जब सामने आया तो टोपियां उछल गई। आज इंटरनेट, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उसने आपको यह अधिकार दिया, यदि आपके अंदर सत्य को अन्वेषण करने की इच्छा है तो 80-90% तक आप सच्चाई के नज़दीक केवल सर्च करके जा सकते हैं। पहले ये हथियार नहीं था तो वो अपना एक क्षत्रिय राज्य बनाने में सफल हो जाते थे, अब वो ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं। उसी प्रकार से वो टेक्नोलॉजी से कैसे मार खाए। आप याद करिए, जब राम जन्मभूमि का विषय चल रहा था तो पहले क्या स्टैंड लिया कि ये खाली ज़मीन पर बनी थी। अब उन्हें क्या पता था कि भविष्य में रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अटल जी की सरकार के समय रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी आ गई। भाई यही तो कहा था ना, कोर्ट ने खुदाई नहीं कर सकते। हमने रडार मैपिंग की, रडार मैपिंग में नीचे दिख जाता है कि समतल जमीन है कि स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर दिख गया तो हाई कोर्ट के सामने रखा गया। अब उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। स्ट्रक्चर दिख गया तो उन्होंने खाली जमीन नहीं, ईदगाह पे बना था, कोई बात नहीं। अब जब कोर्ट ने परमिशन दिया कि स्ट्रक्चर दिख रहा है तो खुदाई कर दीजिए। अब खुदाई में जब खंबे निकलने लगे तो फिर उन्होंने स्टैंड चेंज किया कि नहीं ये तो जैन मंदिर था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जब हाई कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो कोर्ट ने पूछा कि भाई आपका स्टैंड क्या है, आप बार बार बदल क्यों रहे हैं कि खाली जमीन पे था, ईदगाह पे था। अब जब उसमें वारहा वगैरह सब निकल आए, अब वो कहते हैं नहीं साहब ये तो खंबे लाके रख दिए गए। मतलब 72 बड़े बड़े खंबे लाके कहीं से रख दिए गए, जबकि उसकी पूरी वीडियोग्राफी हो रही थी। और उसमें बस एक उदाहरण भी दे देता हूं कि कोर्ट ने उनसे यह भी कहा, देखिए जो लोग कहते हैं ना प्रमाण के आधार पे, एकदम हम तो हर चीज का प्रमाण देने को तैयार है। देखिए प्रमाण के आधार पे तय होना था तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप अपने अपने पक्ष में इतिहासकार ला सकते हैं जो प्रमाण दें। हमारे पक्ष में जो इतिहासकार थे उसमें एसपी ग्रोवर साहब, गुप्ता जी, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप, डॉक्टर हर्ष नारायण थे, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप और डॉक्टर हर्ष नारायण से बचपन में मुझे मिलने का भी अवसर मिला। और उधर से आप समझ सकते हैं वही सूरज भान, रोमिला थापर, DN झा, RS शर्मा वगैरह वगैरह JNU ब्रांड थे। और वो अपने खुद नहीं आते थे, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जाते थे। अब देखिए वहां पर तो प्रचार नहीं चल सकता, तो कोर्ट ने कहा ये बताइए आप इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री आपका विषय है, तो उसमें से ज्यादातर लोगों ने लिख के दिखा एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं। ठीक, अब इतिहास में दो विषय होते हैं, कल्चर यानी जो आपने पढ़ा, और आर्कियोलॉजी यानी खुदाई। तो ये विषय खुदाई संबंधित था, तो पूछा गया कि आर्कियोलॉजी आपका विषय, उन्होंने लिख के दिया कि आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं है। अब आइए, तो दस्तावेजों का परीक्षण होगा, तो दस्तावेज दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत या फारसी। तो उनसे पूछा गया कि आपको संस्कृत और फारसी आती है, तो आश्चर्य की बात है सबने लिख के भेजा कि साहब फारसी छोड़िए हमें संस्कृत भी नहीं आती है। जबकि हमारी तरफ के जो विद्वान थे उन्हें दोनों आती थी। मैं डॉक्टर हर्ष नारायण से पर्सनली मिला हूं, जितने बड़े संस्कृत के विद्वान थे उतने बड़े फारसी के विद्वान थे कि जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले लोग कोई फारसी का दस्तावेज देते थे और उसे ट्रांसलेट करते थे तो वो वेरीफाई करने के लिए उनके पास जाता था कि भाई ट्रांसलेशन सही है या नहीं, हमें क्या पता क्या है। मगर उनकी महानता देखिए, यानी वो न लिखाई जानते थे न खुदाई जानते थे, और दावा ये कि सारी खुदाई जानते थे। मगर कोर्ट में वो मामला चारों खाने चित्त हो गया। ये तो एक पक्ष था जब खुदाई वालों को और JNU ब्रांड को आईना दिख गया, लेकिन
लेफ्ट लिबरल वाले ब्रांड जो लेफ्ट को लिबरल बता इतने दिनों से देश के इतिहास से खेल रहे थे, खुदाई का आडंबर ओढ़ रखा था, उन्हें सुधांशु त्रिवेदी के इस सच को सुनने के बाद शायद कहीं पनाह ना मिले। एक केजीबी का जासूस था जिसका नाम था यूरी बेचमेनेव, जो 70 और 60 के दशक में भारत में पत्रकार बनकर रहता था। 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वो कनाडा भाग गया और उसने बाद में वहां जाकर जो इंटरव्यू दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि भारत में जब वो था तो उसे काम दिया गया था कि इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करना है, और डिस्ट्रॉय करने का काम चरणबद्ध तरीके से करना है। पहला चरण क्या था कि ऐसी व्यवस्थाओं का, वातावरण का, विचारों का निर्माण करना है कि आपको लगने लगे हमारा समाज, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति सब कुछ गलत। उसने उसको नाम दिया स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। 15 से 20 साल हमें स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन देना। और यह भी था, ये 15 से 20 साल क्यों, एक जनरेशन स्कूल से शुरू होकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है 15 से 20 साल में। जब डिमोरलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट क्या होगा, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जगह जगह आंदोलन शुरू करो उन मुद्दों को लेके जो वास्तविकता में थे नहीं, हमने क्रिएट किए। वो 15-20 साल का समय है। और जब थर्ड स्टेज क्या आएगी, स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन। अब उन आंदोलनों को हिंसात्मक और उग्र स्वरूप देना शुरू करो। एंड द फाइनल स्टेज विल बी, जिसको उन्होंने कहा स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यानी अब एक बार सशस्त्र क्रांति के द्वारा सत्ता हमारे हाथ में आ गई, अब सब कुछ शांत, और उन्होंने कहा अब किसी को कुछ नहीं बोलने देना है। इसीलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, देखिए हमें बहुत से शब्दों से भी बाहर निकलना होगा। आज हम बहुत शब्द सुनते हैं, लेफ्ट लिबरल। ये बताइए, लेफ्ट कभी लिबरल होता है? दुनिया में कोई कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। अगर कोई लेफ्ट लिबरल कहे तो ये ऐसा लगता है जैसा वो कहे कि आई एम ए डिवाउट एथीस्ट, मैं एक बहुत ही भक्त नास्तिक हूं। ऐसा ही कहना है कि लेफ्ट लिबरल हो। तो उन लोगों ने पहले लिबरलिज्म का वो उड़ाओ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब सब कुछ समाप्त। और मगर उसने कहा कि जब मैंने अध्ययन किया तो मैं तो उस संस्कृति का मुरीद हो गया, मेरे मन में तो उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, ये कितनी महान संस्कृति है। और उसने कहा मेरे लिए इतनी खतरनाक बात थी कि अगर ये बात उस समय खुल जाती तो मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता, सीधे मुझे समाप्त कर दिया था। पर मैं जो कर सकता था मैंने क्या। अब आगे महत्वपूर्ण बात जो कह रहा है, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, पर उसने कहा कि हम उस समय बहुत से बुद्धिजीवियों को, विचारकों को यूरोप और रूस के दौरे पे ले जाते थे, और कहा उनको लगता था कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, इस कारण लिए जा रहा। कहा हम उनको ले जाके 20 दिन 25 दिन रह के सिर्फ हमारे लोग ऑब्जर्व करते थे कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, और फिर आने के बाद हम उसका क्या उपयोग कर सकते थे वो करते थे। उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि दे कंसीडर देमसेल्फ एज ए इंटेलेक्चुअल स्टारवर्ट एंड इन आवर ओपिनियन, ये उसके वर्ड हैं, दे वर द यूजफुल इडियट्स। अभी तो लेफ्ट लिबरलों और जेएनयू गैंग का कई सच बाहर आना बाकी है। अभी तो देश तकनीक के नए नए इस्तेमाल कर सच्चाई की तह तक खुद पहुंच रहा है, चांद को प्रणाम और सूर्य को नमस्कार कर रहा है। तो फिर भला बाएं हाथ से लिखी कोरे इतिहास की क्या ही मुराद। सच्चाई ऐसे ही सामने लाते रहेंगे और इतिहास की कालीक को श्वेत सच में बदलते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और ऐसा ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे कोई खास वीडियो आपसे छूट ना जाए।